देखिए, जीतने का असली मज़ा तो तब आता है जब सब आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। देखिए, आज है 18 जनवरी का दिन और आज की वीडियो में टोटल 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज के सभी प्रश्न बहुत ही खास हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो शुरू से लाते वीडियो में रहिए। और आज की वीडियो की जो पीडीएफ है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस पर बता दूं, देखिए वार्षिकांक 2021 22-23 का जो पीडीएफ है, इसकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मांगते हैं कि सर इसकी लिंक दे दीजिए, मुझे डाउनलोड करना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे इसकी लिंक ऑलरेडी दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लिंक नहीं मिल रही है तो यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि आर्मेनिया में भारत के नए राजदूत कौन बने। तो देखिए, हाल ही में नीलाक्षी शाह सिन्हा को बनाया गया आर्मेनिया देश में भारत का नया राजदूत। देखिए, नीलाक्षी जी जो है ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये वहां से पद त्यागेंगे और अब इनको जो है आर्मेनिया में भारत का नया राजदूत बना दिया जाएगा। देखिए, आर्मेनिया देश की बात करें तो इसकी राजधानी है येरेवान और मुद्रा यहाँ की है आर्मेनियाई दरम। और आर्मेनिया की जनसंख्या है 2.791 मिलियन। और ये आपका एशिया महाद्वीप में स्थित छोटा सा देश है और यहाँ की प्रधानमंत्री का नाम है निकोल पाशिनियान। और देखिए, आर्मेनिया में जो आधिकारिक भाषा बोली जाती है इसका नाम है आर्मीनियाई। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किए। तो देखिए, जो आपका वायकॉम 18 नाम का एक कंपनी है, इसने जो अभी हाल ही में वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स को अभी हाल ही में खरीद लिया है। देखिए, वायकॉम ने 951 करोड़ रुपए में अगले 5 वर्षों के लिए यानी कि 2023 से 2027 के लिए वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स यानी कि टीवी और डिजिटल दोनों को हासिल कर लिया है, जिसकी प्रति मैच मूल्य 7.09 करोड़ रुपए है। देखिए, वायकॉम 18 कंपनी की अगर बात करें तो ये एक ज्वाइंट वेंचर है दो कंपनियों के बीच का। पहली कंपनी का नाम है नेटवर्क 18 और दूसरे का नाम है पैरामाउंट नेटवर्क। और देखिए, जो आपको वायकॉम 18 नाम की कंपनी है, इसकी सीईओ है वर्तमान में ज्योति एस देश पांडे और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना नवंबर 2007 में की गई थी। और तीसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की जो वार्षिक बैठक है इसकी थीम क्या होगी। तो देखिए, जो आपका विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2023 का वार्षिक बैठक होगा, इसकी थीम होगी कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। इसको नोट कर लीजिएगा कि 2023 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक की थीम क्या होगी, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। और आपको पता होना चाहिए कि हर साल विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक है ये कहाँ पे आयोजित होती है, स्विट्जरलैंड के दावोस में, ठीक है। और स्विट्जरलैंड के दावोस में जो है इसका आयोजन वहाँ के स्विस रिसोर्ट में किया जाएगा इस बार। और देखिए, इस बैठक में G20 और G7 देशों सहित 130 देशों के कुल 2700 से अधिक नेता शामिल हो रहे हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ये वार्षिक बैठक है ये 16 जनवरी को शुरू हो गई है, 20 जनवरी 2023 तक ये चलेगी। तो इसमें जो देखिए एक एक पॉइंट एग्जाम में पूछा सकता है। एग्जाम में ये भी पूछा सकता है कि जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2023 का वार्षिक बैठक है ये कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ है। और सबसे खास बात इसकी थीम थी इस बार कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और चौथा प्रश्न है कि कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित एक डाक टिकट जारी करेगा। तो देखिए, श्रीलंका की सरकार ने कहा है कि ये अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में एक हिस्से के रूप में श्रीलंका में जो है एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगा, जिसपे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र अंकित होगा। और देखिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह जो आपका श्रीलंका का है ये 4 फरवरी को राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा श्रीलंका में। तो श्रीलंका अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह में यानी कि 4 फरवरी को याद रखेगा एक डाक टिकट जारी करेगा, जिसमें भारत के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र अंकित होगा। और पांचवा प्रश्न है कि किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में किसान पुष्पक योजना के तहत जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो इसने जो है गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है, इसको नोट कर लीजिएगा।
देखिए बता दूं, चेन्नई स्थित जो ड्रोन कंपनी गरुड़ एरोस्पेस है, इसने किसान पुष्पक योजना के तहत कुल 150 गरुड़ कृषि किसान ड्रोन के वित्त पोषण के लिए अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है। और आपको बता दूं, जो ड्रोन ऋण है, ठीक है, यानी कि ड्रोन के लिए लोन है, ये किसानों को कृषि उत्पादन के लिए भूमि रिकॉर्ड गतिविधियों के डिजिटलीकरण के साथ साथ उर्वरकों, रसायनों और कीटनाशकों के छिड़काव में सहायता करेगा। तो देखिए जमाना कितना मॉडर्न हो गया है, किसान जो है ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा का, कीटनाशक का छिड़काव करेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे। देखिए आपने देखा होगा, बरसात के मौसम में खेतों में पानी भरा रहता है। तो मान लीजिए आपका खेत है और पूरे खेत में पानी भरा है और इसका एरिया काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो आप यहाँ पे अगर सड़क है तो यहाँ पे खड़े होकर अपने ड्रोन के माध्यम से ड्रोन को यहाँ तक भेज के चारों तरफ इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कहाँ कितना पानी है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसीलिए ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर में। और छठवां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला 5G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बन गया है भारत का। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो विदिशा जिला है, ये भारत का पहला ऐसा आकांक्षी जिला बन गया है जिसने 5G तकनीकी लागू कर दिया है पूरे अपने जिले में। देखिए विदिशा मध्य प्रदेश का पहला आकांक्षी जिला है जिसने उद्यमियों द्वारा आपूर्ति किए गए इनोवेटिव 5G उपयोग टेक्नोलॉजी को अपनाया है। और ये विदिशा जिला प्रशासन और दूर संचार विभाग के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के बीच में एक सहयोग का प्रयास है। और सातवां प्रश्न हमारा है कि वरुण भारत और किस देश के मध्य का नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि नेवी का एक्सरसाइज है। तो देखिए भारत और फ्रांस के बीच में नेवी का, यानी कि नौसेना का एक एक्सरसाइज हर साल आयोजित होता है जिसका नाम है वरुण। और इसके अलावा आपको बता दूं, भारत और फ्रांस के बीच में और भी एक्सरसाइज होते हैं, जैसे कि गरुड़ नाम का एक एयरफोर्स का एक्सरसाइज है जो कि भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति नाम का एक आर्मी एक्सरसाइज है। और इसके अलावा डेजर्ट नाइट नाम का एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच में। और वरुण क्या है, वरुण भारत और फ्रांस के बीच का एक नेवल एक्सरसाइज है। तो इन चारों के बारे में याद रखिएगा। देखिए भारत और फ्रांस के बीच में जो द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण है, इसके 21वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। और इसका जो आयोजन है ये 16 से 20 जनवरी तक किया जाएगा, यानी कि 16 जनवरी को शुरू हुआ है, 20 जनवरी तक चलेगा वरुण नाम का ये नौसैनिक अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। देखिए भारत और फ्रांस के बीच इस नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत वर्ष 1993 में की गई थी। और देखिए वर्ष 2001 में इस नौसेना के अभ्यास को वरुण नाम दे दिया गया था, जो कि भारत और फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की पहचान बन गया। और यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि वरुण क्या है, ये भारत और फ्रांस के बीच का नेवल एक्सरसाइज है। और गरुड़ क्या है, देखिए वरुण और गरुड़ दोनों में अंतर याद रखिएगा। गरुड़ क्या है, ये जो है एयरफोर्स और मतलब भारत और फ्रांस के एयरफोर्स के बीच का एक जो है एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। देखिए गरुड़ क्या है, ये उड़ता है, गरुड़ मतलब बाज हो गया। तो उड़ने वाला एक्सरसाइज किसके साथ है, फ्रांस के साथ है। और ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, ठीक है। तो एयरफोर्स में प्लेन उड़ाते हैं इसलिए इसको गरुड़ नाम दिया गया है। और यहाँ पे एक और एक्सरसाइज है शक्ति, याद रखिएगा शक्ति और भारत और फ्रांस के बीच का एक आर्मी एक्सरसाइज है। और डेजर्ट नाइट क्या है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच का। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है। तो देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट को जारी किया है। देखिए हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। और इस रिपोर्ट से पता चलता है कि देश भर में कुल 6064 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक सर्जनों और बाल रोग विशेषज्ञों की 80% से अधिक की कमी है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि जो भारत का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट हाल ही में जारी की है, ठीक है। और नवा प्रश्न है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने हिंदुओं को केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक यानी कि माइग्रेटेड माइनॉरिटी का दर्जा देने का सुझाव दिया है। तो देखिए आपने देखा होगा कि जब जम्मू कश्मीर में दंगा हुआ था तो उस समय हिंदुओं को मारा काटा गया था। तो वो वहाँ से पलायन करके मोस्टली जो है, जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर जो है वो शिफ्ट हो गए थे। तो उन्हीं अल्पसंख्यकों को, मतलब देखिए वहाँ पे तो जम्मू कश्मीर क्या है, हिंदुओं की संख्या कम है तो उनको वहाँ पे अल्पसंख्यक कहा जाता है, ठीक है, उस राज्य में। तो उन सभी को जो है पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है। अरविंद केजरीवाल ने रिक्वेस्ट किया है कि केंद्र सरकार जितने भी जम्मू कश्मीर से माइग्रेटेड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख के स्थानों से जितने भी हिंदू जो पलायन करके दिल्ली में रह रहे हैं,
उनको पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। और 10वां कि हाल ही में खबरों में रही पाइन एप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए नाम से तो लग रहा है फल वल है, लेकिन ये क्या चीज़ है मैं आपको डिटेल बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। ये मौसम से संबंधित घटना है। क्या? पाइनएप्पल एक्सप्रेस। तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस मौसम से संबंधित घटना है। और आपको बता दूं पाइनएप्पल एक्सप्रेस अमेरिका के कैलिफोर्निया और वेस्ट कोस्ट के अन्य हिस्सों में वायुमंडलीय नदियों यानी कि एटमॉस्फेरिक रिवर्स की एक श्रृंखला है, जो कि वायुमंडल में लंबे संकीर्ण क्षेत्र हैं जो उच्च उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर अधिकांश जल वाष्प का परिवहन करते हैं। और देखिए वायुमंडलीय नदियों को पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए आपने देखा होगा समंदर ये आपका है, ठीक है, समंदर में पानी भरा होता है और अगर यहाँ सूरज उग गया तो सूरज क्या करेगा, अपना हीट जो है ये धरती पे भेजेगा और यही हीट्स हमारे समंदर पे भी जाता है और वाटर का जो ऊपरी लेयर है वहाँ पर जो पानी है उसको गर्म करके उसको वाष्पोत्सर्जित करता है, ठीक है, यानी कि उसको वाष्प में कन्वर्ट करता है। यही वाष्प जो है ऊपर जाता है वायुमंडल में, और यही वाष्प जो है जब कंडेंस हो जाता है यानी कि एक दूसरे से मिल जाता है, संघनित हो जाता है, तो फिर ये वर्षा के रूप में बूंदे भरकर धरती पर गिरता है, ठीक है। तो कुछ कुछ इसी प्रकार की मौसम संबंधी घटना है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। और 11वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य ने सहर्ष पहल शुरू की है। तो देखिए सहर्ष पहल को शुरू किया है त्रिपुरा ने। देखिए त्रिपुरा की सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास में सहर्ष नाम का एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। और ये पहल पिछले साल अगस्त 2021 में त्रिपुरा राज्य के 40 स्कूलों में पायलट आधार पर शुरू की गई थी और जनवरी 2023 से इसे राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू किया जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा कि जनवरी 2023 से यानी कि इसी महीने से जो सहर्ष पहल है इसको पूरे त्रिपुरा में लागू किया जाएगा। और देखिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। देखिए सहर्ष कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को खुशी के साथ सीखने और सहानुभूतिपूर्ण विकास में योगदान देने के लिए सशक्त बनाना है। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो पहले प्रश्न का जवाब दीजिए कि केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है, बताइए। और दूसरा प्रश्न आप लिखिए किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता इसका आंसर तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में गूगल ने भारत के किस ओलंपियन को एक विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है, बताइए। चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी पेपरों में छप गया है। प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसको चुना गया, बताइए पूरे डिटेल में कि ये किस देश से हैं। और आपको ये बताना है कि मिस यूनिवर्स 2022 कंपटीशन कहाँ पर आयोजित हुआ और वहाँ पे भारत का लीडरशिप किसने किया था। ये सभी चीज़ें मैंने कल के वीडियो में बताई थी आपको। और आपके लिए पांचवा प्रश्न है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की एक 11 साल की बच्ची हैं फलक मुमताज़, इन्होंने अभी हाल ही में नेशनल स्केच चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। और देखिए जो आपका भारत देश है तो भारत के शांति रक्षकों को उनके अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से हाल ही में सम्मानित किया गया। और देखिए जो आपको सोनिया गुजाजारा है, इनको ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है। और देखिए जो आपका उत्तराखंड राज्य है यहाँ पर महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया था हाल ही में। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हो गया। देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को उसको शेयर किया कीजिए। और देखिए एक छोटा सा काम और करना है, इसकी लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया कीजिए। देखिए होता क्या ना कि जितना ही शेयर करेंगे उतना ही लोगों के पास पहुँचेगा और उतने ही बच्चे देखेंगे, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा।